चलो चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी कॉन्ट्रैक्ट के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज जिसको है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, बहुत डीप में चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी मेरे जो नोट्स में दिया है मैं नोट से पढ़ाऊंगा, आप मॉडल सामने रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने मॉडल को ही बेस रख के नोट्स बनाई है। सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा अंडरलाइन बोल्ड किया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, थोड़ा मैंने स्पेस दी है तो इसकी वजह से आपको ये अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, मॉडल से पढ़ा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलो तो अभी अपन देखने वाले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी इसमें सबसे पहले नाम आता है सेल ऑफ गुड्स। अभी ये किसकी बात कर रहा है? गुड्स की बात कर रहा है। गुड्स मतलब कौन से गुड्स हो सकते हैं? इमूवेबल गुड्स हो सकता है या मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है? मूवेबल, क्योंकि जब भी आप कोई चीज सेल करते हो मार्केट में हमेशा करना वो मूवेबल होनी चाहिए तभी आप सेल कर पाओगे। अभी यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा है। गुड्स कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे गुड्स होते हैं बट एक्सेप्ट कैश मनी, आप इसको बेच नहीं सकते। यस और नो? अभी याद रखना एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि आप हर गुड्स इंडिया में बेच सकते हो और सिर्फ एक्सेप्ट मनी, कैश या एक्शनेबल क्लेम्स। अभी एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, ध्यान देना। अभी ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, आपने ये बहुत बार आप नाम सुनोगे बाद में, एक्शनेबल क्लेम्स। अभी जनरली फॉर एग्जांपल ए ने लोन दिया बी को 10,000 रुपीज का, ठीक है। अभी 10,000 का राइट किसके पास है क्लेम करने का? ए के पास है, वही क्लेम कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बी ने डिफॉल्ट कर दिया पैसे देने में, तो जो एक्शंस लेने का क्लेम है, क्या ए किसी और को ट्रांसफर कर सकता है सी को? कि फॉर एग्जांपल बी ने डिफॉल्ट कर दिया, बी बोला मैं नहीं देता 10,000 रुपीज, तो क्या ए वो राइट पैसा मांगने का किसी और को ट्रांसफर कर सकता है कि सी को? नहीं कर सकता, बिकॉज एक्शंस उसी को मिलता है जिसके पास राइट्स होता है, और राइट्स किसके पास है? ए के पास। कॉन्ट्रैक्ट में हाँ, बट कैसा होता है राइट ट्रांसफर करने की? आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज पढ़ी, डॉक्टर में प्रिवेटी, इसका मतलब होता है प्राइवेसी होती है। थर्ड पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन एंटर इनटू द कंसिडरेशन बट थर्ड पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ डॉक्टर ऑफ प्रिविटी होता है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, वो कंसिडरेशन परफॉर्म कर सकता है बट राइट क्लेम नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में आप ये पढ़ा होगा, जनरली कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, ए एंड बी। अगर फॉर एग्जाम्पल ए को पैसा देना है बी को 10,000, ऐसा हो सकता है कि ए सी के पास पैसा देगा और सी जाके बी को पैसा देगा, तो कंसिडरेशन ए के बिहाफ पे सी परफॉर्म कर सकता है, दैट इज फाइन। बट राइट क्लेम करने का अधिकार कोई थर्ड पार्टी को नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब, क्योंकि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था इन दोनों के साथ, तो इन दोनों के बीच में सी एंटर नहीं कर सकता।
तो एक्शनेबल क्लेम्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन। तो याद रखना सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1 जुलाई 1930 को आया था। ये क्यों याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, बट क्या होता है जनरली जब भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट को क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में आपके पास पॉइंट्स रहेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट कम्स ऑन 1 जुलाई 1930। आपके पास एडिशनल पॉइंट्स हो जाएंगे। जब ये अभी कुछ कुछ याद नहीं आता तो एटलीस्ट ये फैक्ट्स भी याद होते हैं, तो ये भी लिखा इंट्रोडक्शन में, दैट इज फाइन। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऐसा नहीं है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आप पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन दिस केस। याद रखना कि आप ये नहीं कह सकते सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज डिफरेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट। नो, कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्मल स्टेज, मतलब अभी आपने परफॉर्म नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ फॉर्मल स्टेज कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने में आप दोगे, कब दोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। एक्चुअल में परफॉर्म करने वाला एक्ट ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें आप गुड्स जाएंगे, पैसा आएगा, ये एक्चुअल पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्मल पार्ट जहाँ पे फॉर्मेलिटी की जाती है। अभी देखो डेफिनेशंस दिए, बायर क्या होता है, ये बहुत इजी है। बायर्स वही होता है हु बाइज एंड एग्रीज टू बाय गुड्स एंड सेलर वो पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल गुड्स। और यहाँ पे बोला गुड्स मतलब कौन से? ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मनी को आप बेच नहीं सकते, 10 रुपए को बेच नहीं सकते, 10 रुपए बेचे तो 10 रुपए ही आएंगे, तो ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा। मैं 10 देता तो भी 10 दे मुझे, ठीक है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर। फर्स्ट होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए कभी कभी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अभी एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, ध्यान। अभी मेरे पास 2 आईफोन है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको आईफोन बेचना चाहता हूँ। अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग मतलब जो आप देख सकते हो, जो एग्जिस्टेंस में है, तो उसे आप एग्जिस्टिंग गुड्स कहोगे। स्पेसिफिक गुड्स मतलब मेरे पास 2 आईफोन है, मैंने बोला उसमें से मैं आईफोन 11 आपको बेचना चाहता हूँ, तो आईफोन 11 इज अ स्पेसिफिक गुड्स। और स्पेसिफिक्स में होता है एक अनसर्टन गुड्स। अनसर्टन गुड्स मतलब इसमें से आपको कौन सा बेचना है, ब्लैक वाला या व्हाइट वाला, उसे कहते हैं असर्टन करना, आइडेंटिफाई करना। सबसे बड़ा फर्स्ट आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। मेरे पास 5-6 मोबाइल है, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। उसमें से मैं आईफोन 11 आपको बेचने वाला, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। और उसमें से ब्लैक वाला आईफोन मैं आपको बेचने वाला, दैट इज असर्टन की। यही कंफर्म है, ये फिक्स है आपका, दैट इज असर्टन। असर्टन का मतलब होता है कंफर्म, फिक्स। ये 3 टाइप के गुड्स आते हैं। आपके पास आता है नेक्स्ट अनअसर्टन। मेरे पास 10 आईफोन है, आपने बोला कि सर मुझे आईफोन 11 चाहिए, बट कौन सा चाहिए, व्हाइट, ब्लैक, कुछ पता नहीं है, दैट इज अनअसर्टन। एग्जिस्टिंग तो है बट अनअसर्टन है, इसमें से कौन सा चाहिए वो आपको नहीं पता है, तो इस टाइप का भी गुड्स होता है। एंड नेक्स्ट होता है फ्यूचर गुड्स। ये कौन से गुड्स होते हैं पता है? जो एग्जिस्टेंस में नहीं होते। मैंने आपको फार्म वाला एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरे खेत में 50 केजी आम आने वाले 2 महीने के बाद, बट फार्मर्स क्या करता है, उसके पहले ही एग्रीमेंट करता है कस्टमर के साथ। तो इस गुड्स को अपन फ्यूचर गुड्स कहेंगे, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है बट 2 महीने के बाद आने वाले हैं, तो उस गुड्स को अपन क्या कहेंगे, फ्यूचर गुड्स। और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बट अनअसर्टन गुड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं किया जाता। क्योंकि भाई साहब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर फैक्ट ही क्लियर नहीं है कि कौन सा फोन चाहिए, आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो आपको मेंशन करना पड़ता है व्हाइट वाला चाहिए, ब्लैक वाला चाहिए, पूरा असर्टन होना चाहिए आपका गुड, एकदम स्पेसिफाई होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। कॉन्टिंजेंट एंड फ्यूचर गुड्स आर सेम। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है फ्यूचर गुड सेम, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड ऑन द कंडीशंस। ऐसा हुआ तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको होता है लॉटरी सिस्टम, पता है लॉटरी क्या होती है? नीचे लॉटरी का शॉप है एक, जहाँ पे लॉटरी निकलते हो, लॉटरी निकाली तो आपको पैसा मिलेगा, अगर लॉटरी आपके साइड में नहीं आई तो पैसा नहीं मिलेगा। तो यार ये भी फ्यूचर के बारे में बात करता है, तो इसे अपन फ्यूचर गुड्स कहेंगे। जहां पे ऐसी कंडीशंस होती है, अनसर्टन होता है, जहां पे कंडीशंस होती है, हैपनिंग इवेंट होता है, नॉन हैपनिंग इवेंट होता है, उसे कॉन्टिंजेंट गुड्स कहते हैं, दैट इज फ्यूचर गुड्स होते हैं। तो याद रखना एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले आपका आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, कि कौन सा गुड्स एग्जिस्टिंग आपके पास। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ सेल आपके पास गुड्स है, दैट इज एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में कौन सा है, दैट इज स्पेसिफिक। और उसमें से कौन सा है आपका, दैट इज असर्टन करना। और आपको पता ही नहीं कौन सा गुड्स बेचना, आपके पास 10 गुड्स है बट कौन सा बेचना आपको पता ही नहीं, दैट इज अनसर्टन गुड्स। और जब बात करेंगे अपन फ्यूचर की, दैट इज
फ्यूचर गुड्स होता है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे 3 टाइप्स की डिलीवरी होती है। एक होती है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फोन दिया, आपने मुझे पैसा दिया, डिलीवरी हो गई, दैट इज एक्चुअल। सेकेंड होता है कंस्ट्रक्टिव। अब ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अभी ध्यान दो, इधर मैं ए हूं और ये बी है, ठीक है। अभी मेरे जो गुड्स है ना, यहाँ पे वेयर हाउस पे है और यहाँ पे एक वॉचमैन खड़ा है सी, ठीक है। इसके पास मेरे गुड्स है। मैंने ए को गुड्स बेच दिया 1 लाख रुपए में, ठीक है। मैंने ए ने गुड्स बेच दिया किसको? बी को 1 लाख रुपए में। अभी गुड्स कहाँ पे? मेरे यहाँ पे वेयर हाउस में। किसके पास है? सी के पास है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास से बी के पास से 1 लाख रुपए मेरे पास आएगा, यस और नो? और ए को मैं चाबी दे दूंगा, किसकी? इस वेयर हाउस की। अब मुझे एक बात बताओ, पहले गुड्स किसके पास थे? एक्चुअल फिजिकल पोजीशन किसके पास थी? अभी भी किसके पास है? सी। इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ओनर चेंज होता है बट फिजिकल पोजीशन वही रहती है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस पोजीशन, कि पहले सी के पास भी थी, अभी भी सी के पास है, सिर्फ ओनर चेंज हुआ। पहले ए था ओनर, अभी बी बन गया, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं उसे। नेक्स्ट होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है जैसे रेलवे रिसिप्ट। आपको पता है जब ट्रेन में आप कोई गुड्स डिपॉजिट करते हो डिलीवरी करने के लिए, उसके बाद आपको रिसिप्ट दी जाती है, ये सुनो, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। आपके पास कुछ टोकन आता है, कुछ रिसिप्ट दी जाती है जहां पे भी, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। आपके पास कुछ ना कुछ आता है, टोकन आता है, कुछ रिसिप्ट आता है, जैसे मिंत्रा वाला आता है आपके पास, आपको ओटीपी बोलता है, ओटीपी क्या है? तो दैट इज अ रिसिप्ट, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी है। कुछ सिंबल इंडिकेट करता है कि आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, इट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, एक्चुअल में, यस? ये जनरली ये क्वेश्चन है शॉर्ट मार्क्स के लिए आते हैं, कभी 3 या 4 मार्क के लिए आते हैं जनरली। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बताओ, असर्टन, फ्यूचर, एग्जिस्टेंस में आएगा, या ऐसा पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिलीवरी बताओ, तो 3 ही है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। अभी एग्जाम में क्या करने का ना, कभी भी याद रखने का, एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कभी भी आंसर्स पैसेज वाइज मत लिखना। जब भी आपकी आंसर्स लिखने की बात आएगी ना, तो क्या करने का, सबसे पहले आपने ए में इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन आया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया 4 मार्क के लिए, आ भी चुका है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर में। ऐसा है इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आया, तभी आपको पता है अपने सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, अपने बाकी भी चीजें बहुत पढ़ी है, जिसको वेस्ट नहीं करने का, अपना नॉलेज कभी वेस्ट नहीं करने का, उसको यूटिलाइज करने का। भले ही नहीं पूछा बट यूटिलाइज करने का। मैं आपको स्टार्टिंग में 3-4 फैक्ट्स बताए थे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1 जुलाई 1930, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट्स एप्लीकेबल टू ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। बस आपका इंट्रोडक्शन 3 लाइन में आ गया। नहीं पूछा एग्जाम में बट अपने को बताना नहीं था। बच्चे क्या करते, सीधा आंसर लिखने, आंसर नहीं लिखने का। मेहमान आपके घर पे आते, आप सीधा बोलते चलो निकल जाओ, पहले उसको पानी पूछते हो, फिर चाय देते हो, फिर फॉर्मेलिटी होती है। वैसा क्वेश्चन की भी फॉर्मेलिटी होती है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपके पास आएगा बी में फैक्ट्स, फिर फैक्ट्स में आप क्लासिफिकेशन में वो गुड्स बताओगे, स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। ऐसा डायग्राम नहीं करने का, पैसेज वाइज नहीं लिखने का, ABCD नहीं, यहाँ पर लिखने का। फिर आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, इसके नीचे एक्सप्लेन करने का, क्योंकि आपका आंसर शुड बी अ डिफरेंट आंसर फ्रॉम द अदर कैंडिडेट, तभी आपको डिफरेंट मार्क्स मिलेंगे बाकी कैंडिडेट से। अब मैं क्या कहूँगा, बाकी CA फाउंडेशन बच्चे ए, एग्जिस्टिंग, बी ऐसे लिखते चले जाएंगे पैसेज वाइज, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता वो, जितना पैसेज लिखोगे ना आप एज अ एग्जामिनर। क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ ना बच्चों के, अभी मुझे पता है एक्सपीरियंस मेरा क्या है कि अगर पैसेज हो जाते हैं ना क्वेश्चन, मज़ा नहीं आता चेक करने के। ठीक है ठीक है ठीक है, 3-3.5 मार्क्स, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 या 3.5। वही अगर आप डायग्राम लिखो ना तो देखने में भी अच्छा दिखता है, अलग दिखता है कुछ आपका आंसर्स। तो मेरे दिमाग में कितना मस्त आंसर लिखा है, भले आपके उसमें कुछ थोड़ा कंटेंट कम है बट डायग्राम वाइज लिखा ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ एग्जामिनर देखिए वो कितना मस्त प्रेजेंटेशन दिया है। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे 3.5 था वो 4 हो गए, बिकॉज ऑफ योर इम्प्रेशन, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। उसकी वजह से सिर्फ अपन ने तरीका बदला प्रेजेंटेशन करने का, बाकी फैक्ट सेम है। हर बच्चा CA फाउंडेशन का ये आंसर लिखेगा, बट योर आंसर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए बाकी बच्चों से। अभी ये होगा फैक्ट्स में, ये सब बच्चे लिखेंगे। सी
अभी आएगा सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, आपको क्या समझा, ये अपन ने जितना भी पढ़ा उससे आपको क्या बेसिक चीज समझे, इसका कंक्लूजन क्या दोगे आप आंसर्स का, क्योंकि एग्जामिनर को कंक्लूजन चाहिए होता है अपने को लिखने का। क्या कंक्लूजन आपने पढ़ा इससे, थोड़ा सोचो कि क्या पढ़ा होगा आपने इसके कंक्लूजन। नहीं, अपन उस स्टेज पे गए नहीं अभी। इस आंसर्स में जितना भी पढ़ा है उसमें एक नेगेटिव चीज आपने पढ़ी, इट इज नॉट एप्लीकेबल और इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपके कंक्लूजन में ये आना चाहिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कंक्लूजन में आना चाहिए। इसका पूरा कंक्लूजन आपने नीचे बता दिया कि ये सिर्फ किसके लिए है, मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने ऊपर तो बता दिया इंट्रोडक्शन में, बट कंक्लूजन में आपने पढ़ा है तो वेस्ट क्यों करने का उसको, कंक्लूजन में उसको डाल दो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं पूछा है बट एक्स्ट्रा आप दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कंक्लूजन आपका आना चाहिए। हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना नेसेसिटी है, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ऐसा कंक्लूजन आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यानी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, हमें बहुत आपको सिंपल वे से बता ध्यान देना। अभी ये बात कर रहा है सेल की। सेल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फोन दिया, आपने मुझे पैसा दिया, इसे कहेंगे अपन सेल। अभी देखो यहाँ पे सेल पहले नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे नाम क्या आ रहा पहले, एग्रीमेंट। तो यहाँ पे पहले क्या होगा और फिर क्या होगा, मतलब ये बात कर रहा है कि आप एग्रीमेंट अभी करो बट हम आपको सेल कब करेंगे, बाद में, मतलब फ्यूचर में। तो एग्रीमेंट तो सेल बात करता है फ्यूचर की एंड सेल बात करता है अभी की, एक्चुअल की। मतलब मैंने फोन दिया, आपने पैसे दे दिए, दैट इज सेल। आपने बोला, मैंने बोला कि अरे यार मेरे पास ना 2 तारीख को फोन आने वाला, मैं 2 तारीख को आपको फोन देता हूँ 50,000 में, बट अपन दोनों अभी क्या करते हैं उसके बीच में एग्रीमेंट कि 2 तारीख को आप मुझे 50,000 दोगे, मैंने बोला मैं 2 तारीख को आपको फोन दे दूंगा, दोनों ने साइन कर दी, एग्रीमेंट बना दिया। तो पहले एग्रीमेंट हुआ और जब 2 तारीख आएगी तब क्या होगा, सेल होगा। तो याद रखना, सेल मतलब एक्चुअल एंड इमीडिएट पोजीशन एंड एग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर पोजीशन, ये दोनों की बात करता है। समझा दोनों का डिफरेंस बेसिक, जो अपन पढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या होता है, इमीडिएट पास होता है सेल में पोजीशन, और यहां पे क्या होता है, पासेस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट को ट्रांसफर किया जाता है और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। कभी कभी आपने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे ग्रैंडफादर का इंश्योरेंस निकाला 1 करोड़ रुपए का, अब इसमें क्या होना चाहिए, तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा, मेरे ग्रैंडफादर जाना चाहिए, एग्जाम्पल देखो सर, मेरे ग्रैंडफादर जाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 1 करोड़ रुपए। बट यहाँ पे कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा, यस और नो। तो ऐसे गुड्स को अपन क्या कहेंगे, फ्यूचर गुड्स कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, जो फ्यूचर की बात करता है, याद रखना। तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस भी हो सकती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आपको फ्यूचर में वो मिलेगा, यस और नो। आपको पता है कभी मॉल में जाते हो ना, लकी ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ, वो आपको बोलते हैं कि सर आपने ये परचेस किया, आपको लकी ड्रॉ का कूपन है, आप लेके जाओ। तो आप उस पर नाम लिखते हो अपना, मस्त नाम डालते हो, मस्त आपको बोले फोन आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो गुड्स है ये आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, बट इसमें कंडीशन है कि आपका नाम आया तो आपको मिलेगा। तो इसे आप क्या कहेंगे पता है, एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, क्योंकि आप एग्री हो चुके हो उससे कि हाँ ठीक है मैं फ्यूचर में आया तो मेरा नाम, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। तो एग्रीमेंट पहले होता है, एग्री का मतलब एक दूसरा इंसान सेम इंटेंशन सेम सेंस एग्री करते हैं, बट जो गुड्स की सेल होगी वो कब होगी, फ्यूचर में होगी, तो उसे अपन एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। अभी ध्यान दो, अभी मैंने आपको गुड्स बेच दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, इसे अपन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। तो सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड, मैंने फोन दिया आपने पैसे दे दिया, एग्जीक्यूटेड। एग्रीमेंट टू सेल होने वाला है फ्यूचर में, एग्जीक्यूटरी कहते हैं उसे। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने टोटल 11 टाइप्स पढ़े होंगे। ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी में 5 आते हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिबल। On the basis of formation of contract, express, implied, e-contract, quasi-contract, and on the basis of
फॉर ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 11 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मैं सेल की बात करूँ तो एग्जीक्यूटेड, एंड एग्रीमेंट टू सेल की बात करूँ तो एग्जीक्यूटरी अभी होने वाला है वो। अभी ध्यान दो इधर नेक्स्ट, ये क्या होता है? रेमेडीज ऑफ ब्रीच। किसी ने एक ब्रीच कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज पढ़ी होगी, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप ब्रीच करते हो दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक्चुअल डे पे अगर ब्रीच करते हो दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने दो टाइप्स पढ़े होंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने, यस और नो? तो अभी ध्यान दो इधर, ये क्या होता है? द सेलर कैन sue द बायर्स फॉर द प्राइस। अभी ध्यान देना, मैंने आपको गुड्स दिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया पैसे देने में, तो मैं कोर्ट में जो केस फाइल करूंगा उसमें मैं क्या क्लेम करूंगा? प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या फाइल करूंगा? प्राइस ऑफ द गुड्स। अभी एग्रीमेंट टू सेल में बिना पढ़े इधर देखो, क्या मैंने अभी आपको गुड्स दिया? गुड्स फ्यूचर में जाने वाले, तो मैं प्राइस आपसे नहीं मांग सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक चीज पढ़ी है, जब मैं आपको गुड्स दूंगा तभी मैं क्लेम कर सकता हूं पैसा। मैंने आपको गुड्स ही नहीं तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स कब जाने वाले? फ्यूचर में, तो मैं क्लेम कर सकता हूं प्राइस। मेरे पास एक ऑप्शन बचता है डैमेजेस, कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था 2 तारीख को फोन में आपको 50,000 में दूंगा, आपने बोला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो वही फोन में मार्केट में बेचने गया, मुझे 45,000 में बेचना पड़ा, मुझे लॉस कितना हुआ? 5,000। वो डैमेजेस मैं किससे कर सकता हूँ? आपसे, क्योंकि आपने डिनाई किया, इस वजह से मार्केट में मुझे लॉस हुआ, तो डैमेजेस मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ पे प्राइस नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि मैंने गुड्स आपको दिया है, क्या नहीं दिया, तो मैं आपने डिनाई करने की वजह से मुझे वही गुड्स मार्केट में बेचना पड़ा, इसकी वजह से मुझे डैमेजेस हुआ है, तो मैं आपसे डैमेजेस रिकवर करूंगा। तो याद रखना, जब सेल की बात करूंगा तो मैं प्राइस मांगूंगा आपसे, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं, तो मैं आपसे प्राइस मांगूंगा इन केस ऑफ सेल। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल मैं आपसे क्या मांगूंगा? डैमेजेस, क्योंकि गुड्स अभी भी आपके पास नहीं गया है। चलो नेक्स्ट होता है लायबिलिटी। अभी ध्यान दो, मैंने आपको फोन दे दिया, सेल की बात करूंगा, मैंने आपको फोन दे दिया, कल जाके फोन को कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो लायबिलिटी किसकी है? आपकी है ना। आपको फोन दिया, पैसा मेरे पास आया, अभी आप ओनर बन गए, पोजीशन आपके पास है, डैमेजेस हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ही, मतलब बायर रिस्पॉन्सिबल। इस साइड आओ, एग्रीमेंट टू सेल, इसमें क्या लगता है? प्रॉपर्टी को अगर कुछ डैमेज हो जाएगा तो किसका रिस्क है? बायर का, सेलर का? सेलर का, क्योंकि अभी तो गुड्स जा चुकी है बायर के पास, गुड्स कब जाने वाले? तो रिस्क किसके पास है? सेलर के पास। दोनों में समझा? इसमें क्या होता है? सेल में इमीडिएट गुड्स आपके पास चला जाता है, बायर के पास, इसके रिस्क किसके पास होता है? बायर के पास। एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स किसके पास होता है? अभी भी सेलर के पास, इसके रिस्क किसके पास है? सेलर के पास। अभी ध्यान देते, रिस्क जनरली किसके पास होता है? रिस्क ऑफ लॉस इज दैट बायर्स के पास होता है, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएट बायर के पास जाती है, एंड यहाँ पे किसके पास होता है? रिस्क ऑफ लॉस सेलर के पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास से कोई गुड्स लेके गया, भाग गया, तो लॉस किसका है? आपका है, बायर का। सेल की बात करो मैं, सेल में बायर के पास इमीडिएट गुड्स जाता है ना, आपके पास से कोई चोरी करके लेके गया, तो लॉस किसका है? आपका। एग्रीमेंट टू सेल में लॉस किसका होगा? सेलर का, क्योंकि सेलर के पास अभी भी गुड्स है। अब ये बहुत अच्छी टर्म है और बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। इसे कहते हैं जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम। इसका मतलब पता है? जस्ट रेम मतलब अगेंस्ट द वर्ल्ड, जस्ट इन पर्सन मतलब अगेंस्ट पर्सन। ओके डन। अभी जस्ट इन रेम क्या होता है? अभी सेल की बात करूंगा मैं, गुड्स आपके पास गए, अभी ध्यान दो, आपने पैसा नहीं दिया, तो वो गुड्स लेके मैं इंडिया में या वर्ल्ड में किसी को भी बेच सकता हूं, ये समझो। तो राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, दैट इज जस्ट इन रेम। बट आपने एग्रीमेंट टू सेल की बात करा, आपने डिनाई किया, गुड्स मुझे नहीं चाहिए, वो गुड्स में किसी और को बेचा, मुझे डैमेजेस हुआ, तो वो डैमेजेस में सिर्फ आपसे रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि आपने ही डिनाई किया था, किसी और ने डिनाई नहीं किया था, तो उसे कहेंगे रेम इन पर्सनम।
पर्सन का मतलब होता है सिर्फ उस प्राइवेट इंसान के अगेंस्ट ही आप क्लेम कर सकते हो, पूरे दुनिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो, याद रखना। इट इज़ अ प्राइवेट राइट एंड इट इज़ अ पब्लिक राइट। या आप इंडिया में या वर्ल्ड में किसी को भी बेच सकते हो। लास्ट, राइट ऑफ रीसेल। अब मुझे तो ध्यान दो, सेल में गुड्स आपके पास जा चुके हैं, क्या मैं उसको वापस बेच सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है। बट एग्रीमेंट टू सेल में मैं बेच सकता हूं सेलर, क्योंकि अभी भी गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है। तो सेलर रीसेल कर सकता है किसी और को, अगर आपने डिनाई किया तो यस और नो? यस। लास्ट, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर्स। अभी सेलर भिखारी होगा, इंसॉल्वेंसी का मतलब भिखारी। अभी ध्यान देना, मैं एक्चुअल सेल की बात करूं। अभी ध्यान दो, जब भी इंसॉल्वेंट होता है ना, कोई भी भिखारी होता है ना, तो कोर्ट से ना ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब जैसे विजय मल्ल्या भिखारी हुआ था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेना पड़ता है, कोर्ट को देना पड़ता है, वही पैसा बैंक को दिया जाता है। जो इंसान प्रॉपर्टी बेचता है उस इंसान की, तो उसे ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं। ही इज द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कोर्ट टू रिकवर द बैड डेब्ट्स फ्रॉम द लेंडर। तो उससे वो पैसा रिकवर किया जाता है। अभी देखो क्या होता है इसका मतलब, अभी सेल में क्या हुआ, सेलर भिखारी हो गए। अभी मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मेरा गुड्स आपके पास जा चुका है, ये सुनो। अभी मुझे आपसे, आपके पास से क्या आने वाला है? पैसा। तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा ना कोर्ट से, मुझे अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, तो वो क्या लेके जाएगा? पैसा लेके जाएगा आपके पास से, मुझे नहीं मिलेगा वो पैसा, किसको जाएगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये हो गई बात सेल की। एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, वो मेरे पास से क्या लेके जाएगा? गुड्स, क्योंकि अभी भी गुड्स किसके पास है? मेरे पास है, तो वो गुड्स मेरे पास से लेके जाएगा। सेल में पैसा लेके जाता है, प्राइस ऑफ द गुड्स, बट एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स लेके जाता है, क्योंकि गुड्स अभी भी सेलर के पास है। अभी अपन उल्टा सोचते हैं, अभी बायर भिखारी हो गया फॉर एग्जाम्पल, अभी सेल की बात करते हैं, ठीक है? गुड्स आपके पास गया सेल में, और बायर भिखारी हो गया, फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या लेके जाएगा आपके पास से? गुड्स लेके जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल की बात करो, बाय के पास से क्या लेके जाएगा? ऑलरेडी भिखारी डिक्लेयर किया, उसके पास से पैसे नहीं इसके तो भिखारी बोलते हैं उसको। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अनेबल टू पे, पैसा नहीं उसके पास से, तो क्या लेके जाएगा? गुड्स तो आए भी नहीं उसके पास, वो फ्यूचर में आने वाली, कुछ नहीं मिलेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को, कुछ नहीं। क्योंकि भाई साहब जब भी इंसॉल्वेंट बोलते हैं उस इंसान के पास एक रुपया भी नहीं होता, उसको भिखारी डिक्लेयर किया जाता है, तो पैसा भी नहीं आएगा। गुड्स की तो बात ही नहीं, क्योंकि गुड्स तो फ्यूचर में आने वाले एग्रीमेंट टू सेल में, तो बायर के पास से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझा? तो ध्यान देना, यहीं पे अपना ये बेसिक यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। अभी एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है? बिना देखे रख बताऊं। सेल में क्या होता है? इमीडिएट पोजीशन जाती है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? फ्यूचर में चला जाता है। अभी ये रिस्क किसके पास होता है इन केस ऑफ सेल? बाय के पास। एंड एग्रीमेंट टू सेल में सेल के पास। मुझे एक बात बताओ, रीसेल कौन से केस में कर सकता है सेलर? दोनों में से रीसेल, एग्रीमेंट टू सेल। सेल में ऑलरेडी सेलर के पास से गुड जा चुका है, वो कैसे रीसेल करेगा किसी और को? एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स अभी बेचना बाकी है उसको फ्यूचर में, तभी वो किसी और को बेच सकता है। अभी इन केस में बेचने वाला सेलर भिखारी हो जाता है, मैं सेलर जो होता है भिखारी हो जाता है। तो मैं सेल की बात करूं तो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या लेके जाएगा? पैसा लेके जाएगा इन केस ऑफ सेल। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल गुड्स लेके जाएगा। एंड वही बायर की बात करूं मैं, अगर बायर भी भिखारी हो जाता है इन केस ऑफ सेल, तो वो क्या लेके जाएगा? गुड्स। और एग्रीमेंट टू सेल में कुछ नहीं लेके जाएगा। तो समझा आपको बेसिक डिफरेंस सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? यस। चलो, तो एग्जाम में कभी कभी ना इसका डिफरेंस आता है बेसिक, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अभी ध्यान देना, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के चांसेस किस में होते हैं पता है? ज़्यादा किस में हो सकता है आपके हिसाब से? एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि कभी भी इंसान बदल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए बोलेगा गुड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। बट सेल में चांसेस नहीं होते, सेल में पोजीशन इमीडिएट जाती है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है।
एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो ये तो हमेशा रखना, ये 2 पॉइंट कभी मत भूलना, बायर्स भिखारी होता है एंड सेलर्स भिखारी होता है, तो इन केस में कन्फ्यूजन मत करना। तीसरी चीज़, राइट इन रेम, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, मतलब सेल एग्रीमेंट टू सेल में, राइट इन रेम कहाँ पे अवेलेबल होता है, सेल में, एंड राइट इन पर्सनल एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि डैमेजेस अपन उसी इंसान के अगेंस्ट मांग सकते हैं जिसने डिनाई किया। यस, चलो ठीक है। तो मैं आज आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि वो दोनों नहीं आए, क्योंकि आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना क्वेश्चन पेपर आप निकाल के रख दो आज, कल से अपन इमीडिएट क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना लास्ट ईयर का, अभी 2022 का क्वेश्चन आए इसके ऊपर, सेल ऑफ गुड्स कैट के ऊपर। तो कोई भी एक निकाल दो प्रिंट लास्ट 3 साल के, इंक्लूडिंग 2022 जून अभी का, और उसकी जेरोक्स बाकी लोग निकाल लो, कम पैसे में जेरोक्स हो जाएगी उसकी। तो कॉन्ट्री करके कोई देखो कितना होता है, तो बट कल से लेके आओ। तो मैं कल से एक एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, जिससे सेल ऑफ गुड्स कैट का आंसर भी लिख के देता हूँ आपको कैसे लिखने का। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपना क्वेश्चन पेपर भी धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सामने रखा तो आपको टिक मार्क करने भी आएगा कि क्या डिफिकल्टीज है, कौन से क्वेश्चन से कितनी ईजी आते हैं, आपको भी पता चलेगा, ठीक है। तो बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। कुछ डाउट है तो पूछने का, 10 बीच में अगर